प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। अहम तरीन अदालती हफ्ता कल से शुरू हो रहा है। बहुत ही अहम केसेस की समाअत है मुख्तलिफ अदालतों में कल से होने जा रही है और कुछ और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही हैं जिनके लीगल आस्पेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए। अब जैसे कल 19 सितंबर है और कल तोशाखाना रेफरेंस और फॉरेन फंडिंग नाअहली केस जो है वो सिलेक्शन कमीशन में उसकी समाअत होने जा रही है। स्पीकर की तरफ से तोशाखाना के हवाले से इमरान खान को नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में गया हुआ है ये रेफरेंस। इमरान खान ने इसका जवाब जमा करा दिया है। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं बनता, वो इसको सुन नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दे सकता है, नहीं दे सकता। स्पीकर 62(1)(f) के तहत रेफरेंस भेज सकते हैं, नहीं भेज। ये एक अहम सवाल है जिस पर आज भी हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब ने परसों 2:30 बजे पेश होना है। अब उस पर बाबर अवान साहब ने अपने दलाइल दे दिए थे, रिजवान अब्बासी साहब ने दलाइल देने हैं। अब क्या इमरान खान को जो है वो इसमें तौसीह मिलती है इनकी जमानत में या फिर ये डिसाइड हो जाता है, ये भी परसों पता चलेगा। फिर 20 सितंबर को एनफील्ड रेफरेंस पर जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं उसमें भी अमजद परवेज साहब ने, मरियम नवाज के जो वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। नैब ने जवाब देना है और ऐसा लग रहा है अब ये कंक्लूड होने जा रहा है, केस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। और फिर 22 सितंबर को फर्दर जुर्म के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने पेश होना है। अगेन वही सवाल है, इमरान खान क्या माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, और अगर वो माफी मांग लेते हैं तो क्या उनकी माफी कबूल की जा सकती है, और अगर वो माफी नहीं मांगते तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन पर फर्दर जुर्म लगा देगी, क्या होगा, क्या इसमें भी वो नाअहल हो सकते हैं। तो बहुत ही अहम केसेस हैं। दो चीजें इसके अलावा हैं जो आज मैं प्रोग्राम में कोशिश करूंगा उस पर जरूर बात हो जाए, बल्कि मैं आगाज ही यहां से करना चाहूंगा जो राना शमीम साहब ने कल बयान हल्फी जमा कराया है। उसमें उन्होंने कह दिया कि जो मेरा पिछले साल नवंबर का बयान हल्फी था वो गलत था और उसकी जरूरत भी नहीं थी, उसको मैं वापस लेता हूं। यानी बयान हल्फी देकर आप गैर मशरूत माफी मांग रहे हैं 1 साल के बाद या 10 महीने के बाद, तो इसका अदालत की नजर में इसको अदालत कैसे देखती है, या माजी में अगर कोई इस तरह की चीज हुई है तो अदालतों ने इसको कैसे देखा है। और फिर जो नैब तरामीम के बाद 50 केसेस लाइन लग गई है, डिसमिस होना शुरू हो गए हैं, करप्शन केसेस हैं, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात, अहम केसेस वो खत्म हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आप देखिए कि जिस पर एक लीगल ओपिनियन रिक्वायर्ड है और तभी हमने पाकिस्तान के जो बड़े कानूनदान हैं उनको आज हमने प्रोग्राम में ज़हमत दी है। मेरे साथ स्टूडियोज में शुएब शाहीन साहब तशरीफ फरमाए, बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपको खुशामद कहते हैं। माहिर कानून है और सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बाग के कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। यासिन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को खुशामदीद, शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये शुएब साहब जो राना शमीम साहब वाला मामला है, ये बयान हल्फी जो उन्होंने अब जमा करा दिया, जिसमें वो कह रहे हैं, अगर हम स्क्रीन पर दिखा भी दें, वो ये कहते हैं कि जी मैंने तो इसमें मैंने इसको इसमें ये वाज नीदर करेक्ट नॉर रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत भी थी नहीं और करेक्ट भी नहीं था। ये बहुत देर से ख्याल नहीं आया राना शमीम साहब को? राना शमीम साहब हमारे दोस्त हैं और माशाल्लाह वकील भी रहे हैं, अभी भी वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के, साबिक चीफ जज हैं, यानी आप चीफ जस्टिस के बराबर कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के। मेरे साथ मुस्तकिल राब्ते में थे जब से ये एफिडेविट आया। बहरहाल ही वाज स्टिक कि मैंने जो बातें की हैं वो दुरुस्त हैं जी, लेकिन मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो मेरे साथ भी चलिए मुझे अनकंडीशनल माफ़ी दिला दीजिए, बल्कि लास्ट डेट पे मैं उनके साथ किया। मैंने भी कहा जी अनकंडीशनल माफ़ी अगर दे देते हैं तो आप इसको देख लें। तो अनकंडीशनल माफ़ी में उन्होंने जो जमा कराई हुई थी वहाँ कोर्ट में जाकर पता चला, तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने जो नाम लिखा था जस्टिस आमिर फारूक साहब का, मुझे लिखना ये चाहिए था कि जो सीनियर प्यूनी जज था उस वक्त का, मैंने वो लिखना चाहिए था, उसकी बजाय मैंने आमिर फारूक साहब का नाम लिख दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त तो आमिर फारूक साहब 4थे नंबर पे बैठे थे। इत्तेफाक की बात है जब हमने डेट्स देखी तो पता चला कि जनाब वो तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब थे, उस वक्त सीनियर प्यूनी जज। नाम गलत लिख दिया, नाम गलत लिख दिया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसमें सोच समझ के आप एफिडेविट जमा कराएं। 12 नंबर आ गए। अब जो उन्होंने नया एफिडेविट दिया है, उस वक्त तो वो कन्विंस नहीं थे कि मैं ये एफिडेविट दूंगा कि ये एफिडेविट ही झूठा है या गलत है जी। बहरहाल अब ये वी आर सरप्राइज कि जिन्होंने अभी जो एफिडेविट दिया है, अब नौ कोर्ट देखेगी इस पे कि क्या उनका इफेक्ट आता है, वो क्या उस पे, क्योंकि पेंडिंग मैटर है, हम इस पे ज्यादा मेरिट पे नहीं जाना चाहते। नहीं, मैं सिर्फ ये नाउ इट इज द ओनली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट जी, आइदर टू एक्सेप्ट दिस अनकंडीशनल अपॉलॉजी और टू प्रोसीड फर्दर, सही, या इसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस तस्वर करते हुए को वार्निंग जारी कर दें या कोई इस तरह का जारी करें।
लेकिन बहरहाल एक बात है, हल्फी ने तो बहुत तूफान मचाया उस पर, पॉलिटिकली एक पूरा बयानिया बनाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई PMLN की, अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की और बाकी मरियम बीबी की और बाकी लोगों की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देखें, इसमें तो क्वेश्चन ये आता है कि इस एफिडेविट के बेनिफिशरीज कौन है। इसका मतलब है मैनिपुलेट कराने वाले तो फिर वो थे जी। असल तो अब तौहीन अदालत का रुख उधर जाना चाहिए कि जो इनसे पूछना चाहिए कि किन के कहने पे आपने ये एफिडेविट दिया जी। तो अगर उस तरफ रुख जाता है तो बहुत सारे लोग इसमें मेरा ख्याल है नेट में आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट का इधर टू कंडोन ऑल दिस थिंग्स। वो कहते हैं कि ठीक है जी, अनकंडीशनल माफी आ गई है तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको फर्दर प्रोसीड करने की। अगर वो चाहें तो इसके मिटिगेटिंग सरकमस्टांस तस्वर कर सकते हैं। बाकी तो ज़ाहिर रुख किधर जाता है, ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि कोर्ट के सामने पिछले 1 साल से ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी। मेरा ख्याल है को फर्द जुर्म भी इनको आयद हुआ था आई थिंक जनवरी में। तो 1 साल से की जाने वाली प्रोसीडिंग्स और एक पेंडिंग केस था और उस पेंडिंग केस के मुतालिक इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और साथ साबिक चीफ जस्टिस का रेफरेंस दिया था और एक जज साहब का नाम लिख के दिया था जो सीनियर मोस्ट जज हैं यहाँ जी, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं और उनके पास यही अपील्स पेंडिंग है। सही, तो नेचुरली इसका एक इम्पैक्ट तो है जी, बिल्कुल। और आज हमने कोशिश की कि उनके जो राना शमीम साहब के साहबजादे हैं वो हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्योंकि राना शमीम साहब खुद तो अपीयर नहीं हो रहे टेलीविजन पर, तो उनके साहबजादे आते रहे। उन्होंने कहा कि जी मुझे इस पर अब्बा जी से इजाज़त नहीं है कि मैं आकर इस पर कोई बात करूँ। तो जाहिर है वो फिर इसका मतलब ये है कि अदालत ही में इस पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे, मज़ीद तफसील तो वो नहीं आए। कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ मैं जाता हूँ। कामरान साहब, आपकी इस पर राय क्या है? क्योंकि वैसे तो ये मैटर सब जुडिस है, हम इस पर बात नहीं करते कि क्या होगा, लेकिन इस तरह के माजी में अगर हमारे पास कुछ हवाले आए हों कि जिसमें हमने ये देखा हो कि जी एक बयान अल्फी जमा कराया गया, फिर खुद ही उसको निगेट करके एक और बयान अल्फी जमा करा दिया गया हो और कहा गया हो कि जी मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं, मेरा वो बयान अल्फी गलत था, ऐसे में कोर्ट कैसे डील करती है मामला को? देखिए, संजीदा मसला भी यकीनन है और संजीदा होने के साथ साथ एक दो और भी इसमें पहलू हैं। हम सब की दोस्ती थी या है राना शमीम साहब के साथ और शायद उस दोस्ती की वजह से भी और पेंडेंसी की वजह से भी वो उस तरह से हम जो राय देंगे बड़ी शायद मोहतात होगी, इतनी खुल के राय शायद नहीं दे पा रहे। अब मामला मतलब और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक एफिडेविट के बाद कॉम्प्लिकेशन तो पहले भी आ गई थी जब ये इस तरह इतना बड़ा एलिगेशन आया था, जब ये सब कुछ कहा गया था तो जाहिर है या वो गलत कह रहे थे या ये गलत कह रहे थे। अब इसमें इन्होंने किसी पार्टली जो है ना वो एक हिस्से को तो वो अब भी जो है ना वो शायद ओन कर रहे हैं, मगर पार्टली दूसरे हिस्से के हवाले से अभी भी जो है ना वो मामला जो है वो शायद ठीक नहीं है। तो इसको अब मैं इसमें ज्यादा जो है ना वो बात नहीं करना चाहता बवजह दोस्ती। मैं इन द मीनवाइल शाहखबर साहब के पास चला जाता हूं एक और इशू को लेकर। शाहखबर साहब, ये तोशा खाना वाला रेफरेंस जो है ये गया हुआ है जी इलेक्शन कमीशन में, स्पीकर साहब ने भेजा हुआ है और स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने इसके लिए बुनियाद बनाया है 62(1)(f को भी कि इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने जो, या आप इसका अगर स्क्रीन पर दिखा भी दीजिए प्रोड्यूसर साहब कि इसका पैराग्राफ नंबर 14 जो है उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि इसको 62(1)(f के तहत इमरान खान को नाअहल किया जाए क्योंकि उन्होंने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में अपने जो टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं उसमें तोशाखाना के तायब को छुपाया है। अच्छा, आप साथ ही साथ जो है वो सेक्शन 137 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि अगर हम इस सेक्शन 137 को देखते हैं तो ये टाइम बार करता है 120 डेज का कि 120 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई हो सकती है इस सेक्शन के तहत। इमरान खान ने जो अपना जवाब जमा कराया उसमें दोनों उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए हैं। एक तो ये कि 62(1)(f का रेफरेंस स्पीकर भेज नहीं सकते और इलेक्शन कमीशन इसकी डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, प्लस ये कि 120 डेज का टाइम भी गुजर चुका है इसलिए 137 सेक्शन भी ये एक्टिवेट नहीं हो सकता। शाहखबर साहब, आप इमरान खान के इस जवाब को कैसे देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये इसमें एक टेक्निकल इशू है जो अभी आपने हाईलाइट किया है। जहां तक उनकी नॉन डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, 2020-21 की जो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट है या एसेट्स का जो वो है परफॉर्मा है वो उन्होंने नेशनल असेंबली में देना सेनेट ऑफ उसमें इलेक्शन कमीशन में देना पड़ता है और उसके साथ साथ एक FBR को भी जो है वो हर शहरी जो है वो अपना जब इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराता है तो उसमें भी
एक एसेट डिक्लेरेशन जो है वो भी करता है। तो जहां तक कि नेशनल असेंबली के स्पीकर ने ये रेफरेंस भेजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो अगर 120 जो सेक्शन 7 का जो आपने जिक्र किया है इलेक्शन एक्ट का, उसमें अगर 120 डेज से बियॉन्ड अगर इसको एजिटेट किया गया है तो वो तो बिल्कुल वाकई वो तो फिर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो, उसके बाद तो ये एतराज हो नहीं सकता। दूसरा ये है कि चले 20 डेज को अगर आप छोड़ भी दें तो उसमें यह है कि ये आर्टिकल 62(1)(f जो है वो तब अट्रैक्ट होता है कि जब किसी को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी को डिक्लेयर ना कर दिया हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो जब और इलेक्शन कमीशन जो है वो ये बात तो ठीक है कि वो तो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उनके पास नीम अदालती इख्तियारात जरूर हैं लेकिन उनको आप कोर्ट नहीं कह सकते जी। तो ये बात बिल्कुल कन्विंसिंग है कि अगर उन्होंने वो एसेट्स अगर डिक्लेयर नहीं भी किए तो उसका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट तो ये हो सकता है कि जो FBR के कवानीन है अगर उसमें अगर इसमें कोई उसका ओमिशन का कोई अगर है वो तो आयद हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 61(f) जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डोमेन के बिल्कुल बाहर है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें यासिन आज़ाद साहब एक चीज़ इसमें खुद से इसका एतराफ़ भी हुआ है कि इस रेफरेंस में कि इमरान खान ने जो 2018-19 में जो तहफ़ लिए थे उसको 1 साल डिक्लेयर नहीं किया लेकिन फिर 20 और 21 में जाकर डिक्लेयर कर दिया। अब 1 साल की मिस डिक्लेरेशन और फिर मिस डिक्लेरेशन भी टैक्स कवानीन के हिसाब से, ये टैक्स गोशवारों में वो कागजात नामजदगी में मिस डिक्लेरेशन नहीं है। तो आपके ख्याल में ये वाली जो 1 साल के लिए सासा डिक्लेयर ना करना और फिर अगले साल कर देना और फिर कागजात नामजदगी में उनको ना छुपाना, ये नाअहली की तरफ ले जाता है? कि जहाँ तक तोशा खाना का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो आजकल केस है, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने 2 बड़ी सियासी जमातों के खिलाफ भी तोशा खाने के मामले में मामलात को टेकअप किया और उन्होंने रेफरेंसेस फाइल किए कि उन्होंने ये जो तोहफे लेके गए हैं वो गलत किया, और वो रेफरेंसेस बाकायदा नेप ने इंटरटेन किए और वो पेंडिंग है। अब जहाँ तक इमरान खान साहब की ज़ात का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि अभी जिस तरह जुमला इस्तेमाल किया अमीन और सादिक का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको अमीन और सादिक डिक्लेयर किया हुआ है और ये बात भी आप तस्लीम करते हैं कि जो तोहफे ताइफ हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं वो तोहफे ताइफ किसी इंडिविजुअल के नहीं है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। और स्टेट की प्रॉपर्टी का तरीक़ाकार ये है कि आप स्टेट की प्रॉपर्टी को बेच कर खा नहीं सकते, और अगर आपने बेचने के बाद आपने रिटर्न भरिया और इसके बावजूद रिटर्न में आपने शो नहीं किया तो आपने ये साबित कर दिया कि आपने पूरी बदयांती से और ईमानदारी से काम नहीं लिया। इन हालात में मेरा जो अपना ज़ाती मौक़िफ़ है वो ये है कि डिक्लेरेशन ना देना, स्टेट के माल को बेच के खा जाना, और उसके बाद स्पीकर असम्बली का इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस करना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का इख्तियार है कि वो इन मामलात को टेकअप करे, और टेकअप करने के बाद जिस तरह माजी में खाली एक पॉइंट पे आपने मियां नवाज शरीफ को जो है डिस्क्वालीफाई किया कि वो अपने बेटे की तनख्वाह में से पैसे तनख्वाह नहीं ले रहे थे, तो आपने डिस्क्वालीफाई करके उनको घर भेज दिया। तो यहाँ तो करोड़ों के तोहफे ताइफ हैं जो बाज़ उनकी बेगम को गए हैं और बाज़ उनको गए हैं, तो वो सारे के सारे बेच के खा लिए गए। और किया क्या आपने कि पहले बेचे और बेचने के बाद उससे जो इनकम आई उसका कुछ परसेंटेज आपने खुजाने में जमा करा दिया। तो आपको इस एक्शन को भी देखना होगा कि वो पहले तोहफे बेचेंगे, बेचने के बाद रकम लेने के बाद जो परसेंटेज आपने जमा करनी थी की या पहले जमा किए या बाद में जो उसको टेकअप किया। तो मेरे नज़दीक राइट सर, बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी गुफ्तगू के नतीजे में एक और सवाल पैदा हो गया जो मैं शुएब साहब के सामने रखता हूं। बिल्कुल सही है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया, और आपकी इस गुफ्तगू से आपने चूंकि कामा का जिक्र किया है तो फिर एक सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि क्या इन दोनों में मुमासलत है या फ़र्क है? क्योंकि एक है कागजात नामजदगी में असासों को छुपाना और दूसरा है टैक्स गोशवारों में छुपा लेना और अगले साल उसका इजहार कर देना। तो इन दोनों में फ़र्क है या दोनों को एक ही नज़र से कानून देखता है? इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब साहब, जिस तरह से अभी यासिन आज़ाद साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल स्पीकर का इख्तियार है, वो भेज भी सकता है, उसको इलेक्शन कमीशन सुन भी सकता है, और इमरान खान ने जो है वो ये कैसे खरीदे और फिर खरीद कर बेच कर पैसे अदा किए या नहीं, ये भी इलेक्शन कमीशन देख सकता है। लेकिन इस रेफरेंस में शायद इस हद तक ये महदूद किया गया है, ये सवाल नहीं उठाया गया कि कैसे इमरान खान ने ये खरीदे या क्यों खरीदे और गैर कानूनी तरीके से खरीदे। वो कह रहे हैं 1 साल के लिए डिक्लेयर नहीं किया। तो मेरा जो बुनियादी सवाल था वो ये कि क्या इसको नवाज शरीफ के कामा के साथ आप इसकी मुमासलत रख सकते हैं कि वो कागजात नामजदगी में छुपाया गया था और ये टैक्स गोशवारों में छुपाया गया असासा है? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। पहली बात तो यह है कि जो यासिर आज़ाद साहब फरमा रहे थे वो तो इस रेफरेंस का हिस्सा भी नहीं है, ना ही ये सब्जेक्ट मैटर है जी। तो जहाँ तक यूसुफ गिलानी, नवाज शरीफ, जरदारी के खिलाफ रेफरेंस है वो और है कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की, और गाड़ियाँ और वो जो हैवी किस्म के वो जो तोहफ़ या तोहफा जाते हैं वो ले गए। दैट इज़ द रेफरेंस, वो चीज़ अलग है। यहाँ वो रेफरेंस नहीं है, यहाँ इनके खिलाफ नैब रेफरेंस नहीं है, यहाँ इनके खिलाफ वायलेशन ऑफ रूल्स का डिस्प्यूट भी नहीं है, ना ही इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि क्या उन्होंने 1 साल के टैक्स गोशवारों में जो डिक्लेयर करना था वो नहीं किया। सब्सिक्वेंटली टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में ये अलाउ है कि अगर आप किससे कोई चीज़ इनएडवर्टेंटली रह जाती है, इवन उसी फाइनेंशियल ईयर में भी या सब्सिक्वेंटली आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उन्होंने कर दिया। और जुर्माना हो सकता है उस पर एफबीआर का? नहीं, जुर्माना भी उसमें नहीं है अगर आपने आज खुद डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। हाँ, अगर वो खुद आपको वो नोटिस करें और उसके बाद आप विद इन टाइम उसका डिक्लेरेशन ना करें और आप उसका फिनांस उनकी फिनेंशियल ईयर में अगर वो नहीं आप टैक्स प्रॉपरली अदा करते हैं, आपने फ़र्ज़ करो टैक्स अदा कर दिया लेकिन आप डिक्लेयर करना भूल गए हैं, ये तो इसमें भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इवन कागजात नामजदगी के वक्त भी अगर आपसे 7 या इनएडवर्टेंटली कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी रह गई है, शेख रशीद का केस है, ख्वाजा आसिफ का केस है, उसके अलावा भी हैं जी, उसके अलावा जुनेजो वाला केस भी है मेरा ख्याल है, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि अगर इनएडवर्टेंटली कोई प्रॉपर्टी आपसे रह गई है सामान, तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि उसकी बुनियाद पर आप उसको सादिक व अमीन डिक्लेयर ना करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि ये था टैक्स के लॉ के मुताबिक इसमें प्रोसीड होना था, टैक्स लॉ के मुताबिक उन्होंने जो गलती थी वो रेक्टिफाई कर दी। हम इंसान है ना, हमसे कई दफ़ा होता है, हमने कई दफा हमसे कोई एक प्रॉपर्टी सामान रह गई, हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंटेंशन देखनी पड़ती है कि इंटेंशन क्या है, कि आपने छुपाया क्यों, छुपाकर क्या फायदा उठाया, और जो छुपाया उसको लीगल तरीके से कमाया या नहीं कमाया, ये असल बात है। देखिए ना, अब हमसे कोई चीज रहेगी 6 महीने बाद भी हम उसकी दोबारा एडिशनल हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। अगले साल फर्ज करो पिछले साल को गलती रहेगी, उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं, ये टैक्स लॉ बताता है। सही। और दोबारा वही डिक्लेरेशन चूंकि इन्होंने जमा करानी होती है बिफोर द इलेक्शन कमीशन, उसमें हो गया। अब जहां तक नवाज शरीफ का केस उनका ताल्लुक है वो टोटली डिफरेंट है। वहां अकामा लिया गया या वहां जो कुछ इशू था वो एक तनख्वाह और एक कंपनी के वहां उनके साथ रिलेशनशिप था, उस सारी चीज को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया ड्यूरिंग अपने कागजात नामजदगी में और सब्सिक्वेंटली भी, और वो सारी चीजें आई उस पे जब JIT बनी और उसके जरिए सरफेस हुई। वो तो इन्फॉर्मेशन टोटल अलग थी, वो चीजें अलग थी, इशू अलग थे, वहां करप्शन चार्जेस थे इनके खिलाफ, और वो उन्होंने भेज दिया कि आप नीचे जा करके उसको रेफरेंस फाइल करें और इसकी मुवासलत नहीं बनती, इसका मुवासलत नहीं बनती, इसलिए इनका इससे इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। एक सवाल जो आपने किया था 62(1)(f) का, ये अब सुप्रीम 18th अमेंडमेंट के बाद ये इसके अंदर 62(1)(f) के अंदर लिखा गया है कि जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन, इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो तो तयशुदा है, ठीक, तो जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ जब तक डिक्लेरेशन ना दे तब तक वो, तो ऐसे में आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने की बजाय फिर तो इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को चैलेंज कर देना चाहिए था। देखिए, इसमें चूंकि उन्होंने इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया है, इसी में कर दिया है। अब ये अगर फाइंडिंग्स देते हैं कि नहीं हमें इख्तियार है, क्योंकि जब इख्तियार समात चैलेंज हो जाए किसी भी फोरम पे हो, सबसे पहले तमाम वो फोरम, तमाम वो अदालतें पाबंद हैं अपनी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने की। अगर वो जुरिस्डिक्शन को डिसाइड अगर वो कहते हैं कि जी हमारा ही इख्तियार बनता है, फिर वो चैलेंजेबल है। राइट सर, बिल्कुल ठीक है, भी सुप्रीम कोर्ट में भी फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। राइट। शाह खबर साहब के पास आप क्या इत्तेफाक करते हैं शोएब साहब की इन बातों से, तोशाखाना के हवाले से? और साथ में एक और सवाल ले लीजिएगा, मैं एक और भी आप जो डिस्कशन को चाहता हूं कि वो शुरू हो जाए। ये कल इमरान खान का क्वैशमेंट का केस लगा हुआ है और उस पर चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब काफी सजनिश कर चुके हैं कि ये आपने दहशतगर्दी की क्लॉज कैसे लगा दी, उन्होंने क्या दहशतगर्दी की है, आप इसको कैसे देखते हैं? और फिर जो इमरान खान की मुआफी के साथ तौहीन अदालत वाला मामला जुड़ा हुआ है, उस पर आपकी राय क्या है? जी, आपका सवाल जो है वो पहला जो है वो तो उससे रिलेटेड है इंसदाद दहशतगर्दी में जो उनका जो मुकदमा चल रहा है। यस,
उसमें ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने उस FIR को चैलेंज किया हुआ है, उसको क्वाशिंग के लिए जो है उस पे पिछली जो तारीख थी उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बिल्कुल जो इमरान साहब के से मंसूब बयान है वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है और उसको ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन प्रमा फशाए वो लगता नहीं है कि उन्होंने उससे दहशतगर्दी का इर्तिकाब जो है बनता हो। तो उस पर उन्होंने फिर यही किया कि पुलिस को उन्होंने हिदायत की कि आप खुद इस एंगल से इसको देख के तो फिर आइंदा जो तारीख है उस पर हमें रिपोर्ट दे, खुद बताएं कि क्या इस पे दहशतगर्दी की जो दफ़ा है वो लग सकती है या नहीं। तो अगर तो उस पर अदालत जो है कोई अगर इंटरम चालान पेश, पुलिस अगर इंटरम चालान पेश कर देती है अदालत में, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, तो फिर शायद हाई कोर्ट जो है वो उनकी ख्वाहिश जो है शायद वो ना करे। उसकी वजह यह है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस पे ऊपर जजमेंट्स है, जमा करने से मना कर दिया था कोर्ट ने पहली तारीख पे जी के लिए है, तो उनको ये कहा जा सकता है कि ये आप जुरिस्डिक्शन का इशू जो है पहले आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उठाए, वहां पे क्वाशिंग की बात करें। तो अगर आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की बात करें तो उसके भी जो फाजिल जज हैं उन्होंने भी 780A की जो दफा लगी हुई है उस पे उन्होंने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। और अगर ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है ये अगर कर देती है कि जो मंदरजात हैं FIR के उसमें 780A का जो है वो इतलाक नहीं पाया जाता और वो अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो ये डिक्लेयर कर कि इस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो वो इसको फिर सेशन जज इस्लामाबाद को भेज सकते हैं कि आप इसको देखें क्योंकि इस पे 780A का इतलाक नहीं। तो ये तो वो बिल्कुल सही है सर, लेकिन कल क्वैशमेंट वाला जो केस है वो कल लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में परसों 2:30 बजे इमरान खान साहब को पेश होना है और दोनों जगहों से जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो बड़े संगीन सवालात उठाए गए थे 780A पे कि आपने कैसे लगा दी है। तो अगर ये डिसाइड हो जाता तो फिर सिर्फ रह जाएगी तौहीन अदालत का मामला जो कि 22 तारीख को है। एक कामरान मुर्तज़ा साहब जरा दोनों चीजों पर अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। एक तो जो इमरान खान का ये 780A बनती है नहीं बनती, एक तो ये चीज, और दूसरा जो तोशाखाना की हम बात कर रहे थे कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ की का सवाल उठता है, तो इलेक्शन कमीशन क्या 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दे सकता है? इमरान खान के का जो जवाब जमा हुआ है उसकी रोशनी में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, उसमें जो पहला वाला मामला है कि तौहीन अदालत बनती है नहीं, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट बाकी दोस्तों के साथ भी बात ये है कि उसमें साथ PPC की दफात भी होंगी ना यकीनन, तो उसमें PPC की दफात जब होती हैं तो ये उसके बाद जो है वो कोर्ट के देखेगी कि सेक्शन 6 जो है वो इसमें अटैक्ट कर रहा नहीं कर रहा। अगर सेक्शन 6 अटैक्ट नहीं करता तो वो एट द मोस्ट रेगुलर साइड पे केस ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिस तरह से वो पहली बात चल रही थी कि जी इसमें नैब ने जो केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जो केस नैब को वापस हुए और वो अपनी कोर्ट्स में चले जाएंगे जो रेगुलर साइड पे, इसी तरह से फ़र्ज़ कर लीजिए तो इन अदालत प्रमा फशी अगर बनता है वो कहते हैं तो प्रोसीड करेंगे अपना ATC अपना इसकी दहशतगर्दी की कोई दफ़ा सेक्शन 6 अटैक्ट करती है तो प्रोसीड करेंगे, नहीं अटैक्ट करती तो वो उसको रिटर्न करेंगे कि जी इसको जो ना आम अदालत में लेके जाएं। तो इन एनी केस जो है वो केस प्रोसीड करेगा, उसमें इसे कि वो कोई इक्विटल हो जाएगी, इक्विटल की बात नहीं है। बाकी रह गया तोशाखाना वाला केस। तोशाखाना वाला केस जो है ना वो इतना आसान भी नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। ये कंसीलमेंट्स की बात है और कंसीलमेंट्स ये जो कहते हैं कि वो उन्होंने जो है ना इसके बाद जो है वो उसको डिस्क्लोज कर दिया था, तो डिस्क्लोज उस वक्त किया था जब शोर मच गया था इस मामले में, जब खबर पड़ गई थी देन उन्होंने डिस्क्लोज किया था। फिर आपने एक और डिस्टिंक्शन की कि जी वो नॉमिनेशन पेपर में तो वो नहीं किया, उसके बाद जो है ना उन्होंने जो सालाना जो अपने असासे जो डिक्लेयर करने होते हैं उसमें किया। यकीनन जो है ना सालाना असासों में डिक्लेयर किया, मगर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस तो वो हुआ करते हैं ना, दो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके। एक
कंसीलमेंट और दूसरा इस जो उस स्टेटमेंट होती है जो सालाना गोशवारों की, उसको भी जो है वो एफिडेविट पे जो है वो स्वान किया जाता है, कसम खाई जाती है कि ये जो हमने वो डिस्क्लोज किया है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो दुरुस्त है। अब वो दुरुस्त वाली बात तो वो यकीनन गलत है, उसका अपना कॉन्सिक्वेंस है, मगर उसका अपना डिफरेंट फोरम है। यहाँ पे जो है ना इसका जो कंसीलमेंट है इसका अपना कॉन्सिक्वेंस है और इसका भी डिफरेंट फोरम है। वो डिफरेंट फोरम जो है वो फिर अगेन जो है ना वो चूँकि सबजुडिस आता है, किसी न किसी का केस जो है ना उसमें प्रेजुडिस होता है, तो वो और मैं खुद भी इसमें वकील हूँ इसलिए स्टेज पे नहीं कहता ये बात, मगर जो है ना इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वो संजीदा कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसके दो कॉन्सिक्वेंस है और देखेंगे वो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो कॉन्सिक्वेंस निकलता है या नहीं निकलता। मगर इस वक्त जो है ना वो बहरहाल प्रॉमशाही जो है ना इसमें जो है ना दोनों साइड पे जाया जा सकता है। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही है कि 62(1)(f) वाला जो है ना वो रास्ता अब तक क्यों नहीं लिया जा रहा। 62(1)(f) के लिए जो मेरा अपना व्यू है उसमें एक तो अपना इसमें जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी अगर मामला जो है ना वो इलेक्शन कमीशन इसको कंक्लूड कर दे तो फिर इसको देखा जा सकता है। तो ये जो कोर्ट की बात मेरे कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो मामला अल्टीमेटली शायद कोर्ट में ही जाना है ना, सुप्रीम कोर्ट में, अल्टीमेट कोर्ट में जाना, और अल्टीमेट कोर्ट ने ही नवाज शरीफ को जो है ना वो ताहयात नाअहली की सजा दी है। और किस बात पे दी है कि वो जो है ना वो एक तनख्वाह जो उन्होंने वसूल नहीं की है उसके लिए और उसमें वसूल कर सकते थे उसको डिस्क्लोज नहीं किया था, ठीक है ना जी। तो अब वो अल्टीमेटली ये मामला कोर्ट में जाना है। यहाँ पे भी जो है ना वो उन्होंने 1 साल तक एडमिटेडली इस बात को छुपाया, और जब छुपाया हुआ डिस्क्लोज किया तो उस वक्त डिस्क्लोज किया जब पूरे सोसाइटी में जो है ना इस मामले के हवाले से बातें शुरू हो गई थी, और उस वक्त जो है ना वो इवन शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है ना वो मामला चला गया हुआ था कि इनको कहीं डिस्क्लोज करें, और इवन दोनों हाउसेज में भी ये आ गया हुआ था कि तोशाखाना के हवाले से क्वेश्चन फाइल हो चुके थे कि किसने लिया कितना लिया। तो वो अंडर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस जो है ना ये डिस्क्लोज करना पड़ा। ये सेक्शन 137 पर आपकी क्या राय है? ये टाइम बार्ड का जो सवाल उठाया गया है कि जी ये चूंकि इस रेफरेंस जो भेजा गया उसमें कहा गया कि सेक्शन 137 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 इसको बुनियाद बनाया जाए, तो ये 120 डेज की बात करता है ये सेक्शन। तो आपके ख्याल में इमरान खान ने जो आर्गूमेंट लिया है कि जी अब तो ये उनका अगर जुर्म था भी तो ये नहीं सुना जा सकता, इस पर आपकी राय क्या है? तो क्या जुर्म अगर किया था किसी ज़माने में और उसके बाद वो क्या जुर्म वफात पा जाता है? दूसरों के जुर्म जिंदा रहते हैं और इनका अपना जुर्म जो है वफात पा जाएगा। वो जुर्म कभी भी नहीं मरता। जुर्म अगर किया है तो वो उसकी सज़ा यकीनन जो है ना मौजूद होती है। ये कोर्ट क्या करती है या वो फोरम क्या करता है ये एक अलग से सवाल होता है, मगर वो जुर्म ना वफात पाता है ना ख़त्म होता है, ना वो वक्त के साथ जो है ना कहीं ना कहीं जो है ना उसकी जो है वो ग्रेविटी कम होती है। वो कल लगा हुआ है शायद तोशाखाने वाला केस, तो कल जब लगा हुआ है और उसमें मैंने खुद भी पेश होना है तो फिर इसको करेंगे, आर्ग्यू करेंगे। अभी टीवी पे बैठ के आर्ग्यूमेंट्स बताना कोई गैर मुनासिब हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है सर, आपने इस पर अपनी राय का इजहार कर दिया। यासीन आज़ाद साहब, दो चीजें, तोशाखाना पर तो आप बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो इमरान खान वाला 780 का मामला है, 2 फोरम्स पर बहस हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो रही है, दहशतगर्दी की अदालत में भी हो रही है। कल भी क्वेश्चन का केस है इमरान खान का, और कुछ लोगों की राय में शायद ये कल डिसाइड हो जाए, क्योंकि उस पर बहुत सारे अपना जहन जो है वो अतर मिन्नल्लाह साहब ने काफी रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि ये कैसे आपने मजाक बना दिया 780 को। तो आप कैसे देखते हैं सर, इमरान खान ने दहशतगर्दी की है? आपकी राय क्या है इस पर? देखें, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, जाहिर है कि ये मामला वापस पुलिस को भेजा गया है। अब देखना यह है कि पुलिस अपनी एविडेंस के अंदर क्या चीज़ें कलेक्ट करती है और क्या जाके अदालत को बताती है कि हमने ये जो STA की सेक्शन 7 लगाई है ये क्यों लगाई है। लेकिन आपने इमरान खान साहब की अगर तकरीर सुनी होगी तो उसमें उन्होंने बाकायदा वार्निंग और धमकी दी लोगों को, और जब धमकी दी और दहशत फैलाने की कोशिश की, तो जब आप दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे तो मेरे नज़दीक वो जुमला दहशतगर्दी में ही आता है। अगर यही धमकी कोई गरीब आदमी देता तो शायद अदालतें ये बात नहीं कहती कि ये दहशतगर्दी की डेफिनेशन में नहीं आता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई केस देखे हैं
जिनमें दहशतगर्दी का जुमला लगाया गया था, लेकिन वो केस आखिरी दम तक चले और प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि दहशतगर्दी की जो सेक्शन हमने लगाई है, जब अदालत में खड़े होकर दिया था तो उसके जवाब में अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा था कि आप ये बताइए कि उस धमकी के बाद, अगर वो धमकी थी तो उसके बाद एक्शन क्या हुआ है? क्या उन्होंने हमला कराया? क्या वो उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई? क्या वहां पर गुंडे भेज दिए गए, लोग भेज दिए गए? तो हुआ क्या है उस पर? ये उनका आर्गूमेंट था। इस आर्गूमेंट के जवाब में चीफ साहब का, देखें, जो चीज़ आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जज साहिबान जो है ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग के दौरान वक्तन फ़क्तन क्या करते हैं कि अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं। हम ऑब्जर्वेशन की बिना पर ये नहीं कह सकते कि जज ने जो ओपिनियन दिया वो फाइनल है। कल अगर प्रोसिक्यूशन कोई ऐसी एविडेंस लेकर कोर्ट के सामने चली जाती है जिससे ये साबित हो कि इमरान खान ने जो धमकी दी थी वो इस ग्राउंड पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेके आई है कि ये एविडेंस है जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने माइंड को चेंज भी कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खाली ऑब्जर्वेशन देना या कोई डायरेक्शन देने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोर्ट ने कोई फाइनल फाइंडिंग दे दी। अब आपने बाकायदा उसके लिए प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन दी कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग में आकर ये साबित करें कि ये दहशतगर्दी का केस कैसे बनता है। अब एटलीस्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस कलेक्ट करके हाई कोर्ट के सामने जाके पेश करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब मिसाल के तौर पर एक कोई आम केस है, वो किसी को धमकी देता है मैं तुम्हें इससे जान से मार दूंगा, या किसी के घर में घुस जाता है और घर में घुसने के बाद कहता है धमकी देता है लेकिन मारता किसी को नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। अब देखना यह है कि पुलिस का काम क्या है। जिन्होंने FIR के अंदर ये दफ़ा लगाई है, आप नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे पुलिस को ये साबित करना है कि हमने इस ग्राउंड पे ये दहशतगर्दी की सेक्शन लगाई है। अब अगर सपोज करें ये बात तय हो जाती है कि प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस अपनी कोर्ट में लेके नहीं जाती, तो ऐसी सूरत में ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन क्या यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो कोर्ट है ट्रायल कोर्ट है जहाँ पे इस वक्त केस पेंडिंग है जी। और ये फैसला पहले तो मेरे हिसाब से मामला जाना चाहिए ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट में आप प्रॉपर कोई एप्लीकेशन दें कि ये दहशतगर्दी की सेक्शन नहीं बनती, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाएं तो ज्यादा मुनासिब है। राइट सर, आपका जवाब आ गया। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसको ये जो 50 केसेस की फहरिस्त हमारे सामने आ गई है, नैब तरमीमी जो कानून है, नया नैब का कानून, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, हमजा, राजा परवेज अशरफ साहब, फिर बहुत सारे और लोगों के केसेस, यूसुफ रज़ा गिलानी, सलीम मांडवीवाला साहब और सरदार मेहताब अब्बासी, रूबीना खालिद, बहुत सारे लोग बेनिफिशरी हैं जिनके करप्शन केसेस डिसमिस हो गए हैं, वापस नैब को भेज दिए गए हैं अदालतों की तरफ से कि जी अब इस कानून के तहत हमारे दायरा कार में तो ये नहीं आता, हम इन केसेस को नहीं सुन सकते। क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? क्या ये जो वापस भेजने का इकदाम है अदालतों का, इसको ये अपर फोरम पर जाकर क्या होगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके कुछ पहलुओं पर भी जायजा लेते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शोएब साहब, ये मेरे हाथ में वो फहरिस्त है उन केसेस की जो नैब कोर्ट ने वापस भेज दी हैं नैब के पास कि जी अब नए कानून के मुताबिक तो हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसमें शहबाज शरीफ और हमजा का रमजान शुगर मिल का केस भी है, राजा परवेज अशरफ साहब का वो जो रेंटल पावर का केस है वो भी है, फिर उसमें काफ़ी सारे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस है, मानवीवाला साहब। कहने का मतलब ये है कि कानून तो चैलेंज हुआ हुआ है, चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये जो एक्ट यानी अब ये कानून अगर फर्ज कीजिए कि वाकई इसको रिवर्ट कर दिया जाता है, अदालत कह देती कि नहीं जी ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी, तो फिर क्या वापस दोबारा अदालत में आ जाएंगे ये केसेस? सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो कि जो महंगाई मुकाओ मार्च का एक ड्रामा रचा करके ये साहिबान आए थे, जिसमें से 60% कैबिनेट जो है वो हैं जो इन तमाम केसेस में मुलव्वस हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने आते साथ ही पहला क्या काम किया, महंगाई तो 2 गुना ज़्यादा हो गई है और महंगाई का जो हशर हो रहा है और जो लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं वो तो हमारे सामने है। जो बिजली की हालत है, जो पेट्रोल की हालत है, या जो फूड डेफिशिएंसी होने जा रही है, या जो खुराक की जो कीमतें बढ़ गई हैं, वो तो सारी चीज़ें, और डॉलर का जो हशर हो गया है वो तो सारी चीज़ें हो गई डबल।
उसको तो आप छोड़ दें, क्योंकि जिस मकसद के लिए आए थे उनका मकसद ही अपने आप को इन करप्शन केसेस से निकालना था। अब जो आपका क्वेश्चन है कि जो कुछ हो गया कि ये जो बड़े बड़े मेगा करप्शन केसेस थे वो सारे के सारे फारे हो गए। अब इशू क्या है, अब जो हमने चैलेंज कर रखा है, दो जगहों पे ये चैलेंज है लॉ। एक तो पीटीआई ने चैलेंज कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आरिफ साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमने इस वाइज ऑफ लॉ को चैलेंज कर रखा है जो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और दोनों जगह बहरहाल प्रोसीडिंग्स जारी हैं। अब अगर तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब इनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगी तो ऑटोमेटिकली वो सारे केसेस दोबारा वापस रिस्टोर हो जाएंगे और आ जाएंगे अपनी अपनी अदालतों में। और अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं ये बिल्कुल जो कुछ हुआ है, एसेट्स की जो डेफिनेशन चेंज की है, जो बेनामी की डेफिनेशन चेंज की है, बर्डन ऑफ प्रूफ का सेक्शन उड़ा दिया, चेंज की है, और जो कुछ चीजें हैं, यानी इसमें आप बीवी बच्चों के नाम अगर आप रखते हो तो कोई नहीं पूछेगा। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अगर आप प्रॉपर्टी बेच देते हो तब भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, तब भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। गिरफ्तारी भी जनरली नहीं होगी, और बहुत सारी जो चीजें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं हम समझते हैं, तो वो सारी चीजें अगर वो कोर्ट कह देती है कि इंट्रा वायरस है तो नेचुरली फिर जो कुछ हो गया वो खत्म, वो सारे केसेस भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो मीनिंग देयर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर पहले भी तो इसमें दूसरा मौक़िफ़ ये होता है ना जी कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन पर्सन स्पेसिफिक लॉ बन नहीं सकता। ये बात मोहम्मद काकड़ की जजमेंट यहाँ मौजूद है, आपको याद होगा यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग थी तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक नया कंटेम्प्ट लॉ बना दिया था। तो उस नए वाले लॉ को जब चैलेंज हुआ और जिसको बहुत कंटेम्प्ट की पावर्स महदूद कर दी थी कोर्ट्स की, तो बाद मोहम्मद काकड़ की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी बड़े लार्जर बेंच ने, और उन्होंने कहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है। यहाँ तो खुद बेनिफिशरीज हैं, वही पार्लियामेंटेरियंस, वही जो कैबिनेट बैठी हुई है वो खुद इसकी बेनिफिशरी है। वही पार्लियामेंटेरियंस जो इस वक्त आए हैं इक़्तिदार में, उनके आते साथ ही खुद उसमें केसेस हैं, आते साथ उन्होंने सबसे पहले अपने आप को ECL से निकाला। दूसरा काम ये किया कि उस लॉ को अमेंड करके और अपने आप को उन सारे मुकदमात से फारिग करा दिया। तो जो पर्सन स्पेसिफिक लॉज होते हैं तो वो तो फिर कभी भी चैलेंज हो सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज हमेशा डिक्लेयर की है जी, वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को हम ये नहीं अलज कर सकते ये मेलाफाइडी है, ठीक है, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि क्या इनकी बोनाफाइडी है ये लॉ बनाते वक्त के नहीं है। बोनाफाइडी इनकी ये भी देखनी पड़ेगी, बोनाफाइडी तो इनकी नहीं है। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इन्होंने सिर्फ अपने मुकदमात से अपने आप को जान छुड़ाने के लिए वो ड्रामा रचाया था, और आ करके तो ये एक आर्गुमेंट जब हम पॉलिटिशियंस के सामने ये बात रखते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, तो एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जी देखें आप 4 साल में आपने देखे अगर इन केसेस में कुछ होता तो ये डिसाइड हो जाते, तो इसमें कुछ था ही नहीं, जो डिसाइड ही नहीं हुए तो फिर इसका फेट यही होना था ना, ये वापस भेजे जाते। लेकिन इसमें कई केसेस ऐसे भी हैं जो हम देखते हैं कि जिसमें फर्दर जुर्म आयद नहीं हुई या फर्दर जुर्म आयद हुई है तो उसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ट्रायल आगे नहीं चल सका या सुस्त रवि का शिकार रहा है, उसमें हमारा अदालती निज़ाम जो है उसमें भी एक वजह हो सकती है। तो ये आर्गुमेंट आप कैसे देखते हैं कि जी चूंकि ये डिसाइड ही नहीं हुए थे, 4 साल हो गए तो इसलिए इनका यही मुस्तकबिल होना था जो हुआ है। साहब ने कौम को एक मुबारकबाद दी, एक मुबारकबाद मैं भी दे देता हूँ कि वो ये मुबारकबाद ये है कि इसमें जो पुराने चेयरमैन साहब थे वो एक खातून जो इनकी तरफ से जो है ना वो भेजी गई थी, PTI की तरफ से भिजवाई गई थी, उनके साथ जो है ना उनके सारे मामलात की वजह से और उस तरह से केसेस चलते थे और तो वो इस मामले से जान छूट गई। तो ये इनको भी मुबारक हो और पूरी कौम को भी इस बात की मुबारक हो। अब ये जो एक मिसकंसेप्शन है, यहाँ से पहले मिसकंसेप्शन की वजाहत कर देता हूँ, और 2 मिसकंसेप्शन है। अगर किसी कानून को चैलेंज किया जा सकता है किसी अदालत में, वो हक होता है, पहली बात वो हक होता है कानून बनाना पार्लियामान का, और अगर उसको किसी बात पे चैलेंज किया जाए वो आर्टिकल 230 से आगे शुरू होती है, उसका दायरा इख्तियार जो है वो फिर शरीयत कोर्ट में है। और दूसरा जो चैलेंज किया जा सकता है वो आर्टिकल 8 है। तो आर्टिकल 8 के टच स्टोन पे इसको कानून को यकीनन जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, मगर वो चैलेंज किया जा सकता है, मगर अगर कोई बुनियादी हकूक के मुनाफी हो और वो मामला चूंकि सब जुडिस है इसलिए आगे बात नहीं करता, मेलाफाइडी फलाना और दूसरी बातें, वो सारी बातें जो है ना वो इसमें नहीं आती। आर्टिकल 8 को देखना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि कहीं पे भी जो है कोई बुनियादी हकूक कहीं मुतासिर हुए हैं या नहीं हुए। तीसरा जो एक और बात इसमें, और वो सबसे अहम है, लोग समझते हैं कि ये शायद ये सारे केसेस जो है ना इसमें इक्विटल हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये केस सिर्फ रिटर्न हुए हैं 2 तरह की अदालतें, स्पेशल कोर्ट है और नॉर्मल अदालतें। अगर आम अदालतों के पास केस चले, हम सब के मुतालबे यही रहा है हमेशा कि स्पेशल कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए।
मामला जो है वो इधर से स्पेशल कोर्ट से निकल के एक सर्टेन अमाउंट की हद तक वो चला गया है, वो नॉर्मल कोर्ट्स के पास जाएगा, ना कि उसमें कोई इक्विटल है या किसी की जान छूट गई है। तो ये बात जो है ना, इसको जो जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो पोर्ट्रे बिल्कुल सही है। नायब की अदालतों से निकल के उन्होंने कहा कि आप किसी और फॉरम पर ले जाएं, हमारा दायरा इख्तियार ही नहीं है। जो ना ये बेनिफिशियरी है जी, तो ये पोर्ट्रे गलत हो रहा है, इसको दुरुस्त कर लीजिए। मामला जो है सिर्फ होगा कि वहां से निकल के दूसरी कोर्ट में जाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शाह खबर साहब, ये बुनियादी हुकूक मुतासर हुए या नहीं हुए, या ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं जो लाई गई हैं, ये जाहिर है डिसाइड तो अदालत ने करना है, लेकिन किन किन ग्राउंड्स पर आप समझते हैं कि ये चीज़ें डिसाइड होती हैं और ये इसका जो मुस्तकबिल है वो किन ग्राउंड्स पर तय होगा इस कानून का? देखिए, बात यह है कि पार्लियामेंट जो है वो तो बिल्कुल एक खुद मुख्तार इदारा है, और कानून साजी करना है या किसी भी कानून में तरमीम करना है, ये तो उनका इख्तियार खुसूसी है, उनका प्रीरोगेटिव है जी। हाँ, ये जरूर है कि आर्टिकल 8 जो है आईन पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि कोई भी कानून या किसी भी कानून की कोई शिक्ष जो है, अगर वो आइन में दिए गए शहरियों के बुनियादी हकूक से अगर मुतसादिम हो तो उसको वो वाइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि ये जरा मुश्किल हो जाता है कोर्ट्स को भी ऐसे मामलात में जो कि पार्लियामेंट में अगर एक तरमीम लेके आए हैं, आपको उसको इस तनाज़ुर में भी देखना पड़ेगा कि इसमें इससे पहले भी जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इसमें 3 आईनी तरह जो है ना, ये ऑर्डिनेंस में तरामीम लाई गई थी, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए लाई गई जी। एक फर्स्ट थी, एक सेकंड थी और एक थर्ड थी। ठीक, और जो सेकंड और थर्ड थी उसमें ये जो अभी मौजूदा पार्लियामेंट ने जो तरामीम की है NAO 1999 में जी, उसमें 90% वही तरामीम जो शामिल हो गई जी, की गवर्नमेंट ने भी की हुई थी जी, और उसी की कंटिन्यू। उसमें यह भी था कि अगर कोई चीज हुई है और वो पार्लियामेंट काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है तो उस पर नायब सवाल नहीं उठा सकता, और उसमें भी काफी लोगों को रिलीफ मिला था जी। लेकिन उसमें फिर थोड़ी 2-3 चीजें उन्होंने हो गई, मैं समझता हूँ कि वो उससे थोड़ा सा आगे है। एक तो जो अदालत का इख्तियार समाअत है, उसके माली जो उसका क्वांटम है, उसको उन्होंने 50 करोड़ या उससे ज्यादा का कर जी जी। उससे नीचे अगर जो है वो तो फिर वापस हो जाएंगी, या तो आम अदालतों में जाएंगी या वो केस ड्रॉप हो जाएगी। ठीक। लेकिन यहाँ पे जितने भी इस जो मौजूदा तरामीम है उसके नतीजे में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स केस भेज रही है, तो वो दोबारा नैब को भेज रही है। ठीक। नैब को वो कह रही है कि आप अपने तौर पे देखें कि ये इसमें कोई वाकई कोई जुर्म बनता है या कोई और बनता है, तो उसको अपने अंदाज से टैकल करें। ठीक। तो ये तो देखिए, नैब के बारे में तो बड़ी कंट्रोवर्सीज रही है, इनके केसेस जो है वो साल हर साल डिसाइड नहीं होते थे। और मैं आपको एक बड़े सीनियर ऑफिसर से मेरी उस दिन कहीं मुलाकात हुई अदालत के अंदर, उन्होंने खुद कहा कि वी आस्क्ड फॉर इट, कि हमने खुद कौन सा कोई इतने तीर मारे थे पिछले कुछ सालों से कि हमने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई हो, और हम पिक एंड चूज भी करते जी। सही है, बहुत सारे सवाल उठते हैं, बिल्कुल ठीक है, वहां भी सवाल उठते हैं। यासीन आजाद साहब, सर आपकी राय इस पर क्या है? नैब का कानून और ये 50 केसेस में रिलीफ, चले इक्विटल हम इसको नहीं कहते, लेकिन एक तरह का रिलीफ मिल गया, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात यह है कि मेरा शुरू से मौक़िफ़ यह है कि 99 का जो नैब का कानून था वो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था, मैं उसको तो शुरू से ही तस्लीम नहीं करता। और वो कानून जो बनाया गया था वो बदनीयती के ग्राउंड पे बनाया गया था, और उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो माजी में लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। अगर उससे डिटेल में जाएंगे तो आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब देखना ये है कि जो अब अमेंडमेंट हुई, दोनों हाउसेस ने अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने मामला फाइनल किया, तो जिस तरह मेरे दो दोस्त कामरान साहब और शाह खबर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ही वो वाहिद कानूनी इदारा है जो कानून साजी करने का इख्तियार रखती है, ये इख्तियार किसी और के पास नहीं है। हाँ, अदलिया के पास इस बात का इख्तियार है कि वो किसी चीज़ की तशरीह करने चाहें या किसी सेक्शन को डिक्लेयर करने चाहें वाइड, तो वो इख्तियारात अपनी जगह पे हैं। आपको याद होगा कि जब यही केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो पहले दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था और ये कहा था कि तैयारी करके आए इस बात पे कि नैब का जो मौजूदा कानून है, नैब का जो मौजूदा कानून है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या बुनियादी हकूक़ के मुताबिक है।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है, ये वही सवाल है जो कामरान साहब भी कह रहे हैं, ये उठेगा कि कानून साजी बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी तो नहीं है। बिल्कुल सही है। चलें सर, ये मामला तो अब अदालत में। बहुत शुक्रिया आपका शाह खबर साहब, आपका भी यासिन आज़ाद साहब, कामरान मुजाद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।